हेलो ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? सो आई एम बैक वंस अगेन. सो कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? वेलकम टू एडुक्रोन. आई एम श्रुति, योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर. सो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इंडेक्स नंबर्स के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे का पार्ट 2. और आपका एडुक्रोन पे बहुत बहुत स्वागत है. ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 के सारे वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के. राइट? तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बोर्ड्स की? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रह रही है, आप कौन से सब्जेक्ट्स पे पहले फोकस करना चाहते हैं, और आपकी स्पेशली इकोनॉमिक्स की कैसी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ. तो उसके में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है किसी सब्जेक्ट में, आप चाहते हो कि उसकी वीडियो दोबारा आपको चाहिए, राइट, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी उसको समझाने का, उस टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन करने का. और ज़्यादा अगर डाउट्स आ रहे हैं तो हम एक लाइव सेशन भी रख लेंगे आपकी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए. ओके? और एडुक्रोन ने आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कीजिएगा. टेंशन नहीं लेनी और अपनी हेल्थ मेंटेन करनी और अच्छा फूड खाना, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको. ओके? सो आज हम डिस्कस करेंगे जो इंडेक्स नंबर का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था वो हमने कर लिया था. अब हम डिस्कस करेंगे उसका पार्ट 2. राइट? तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर्स का पार्ट 2. बहुत सिंपल चैप्टर है. लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि बहुत सिंपल चैप्टर है. जो हमने कोरिलेशन और डिस्पर्जन डिस्कस किए थे लास्ट टॉपिक्स में, वो थोड़े से ट्रिकी थे. बट इंडेक्स नंबर्स थोड़ा सा सिंपल चैप्टर है और इसमें कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है. तो आपके फ्री के मार्क्स से आप इसको अच्छे से करोगे तो. ओके? सो आज हम डिस्कस करेंगे उसका पार्ट 2. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. इंडेक्स नंबर्स हमने लास्ट चैप्टर में देख लिया था कि इसका मीनिंग क्या होता है इंडेक्स नंबर्स का. राइट? हमने कोड डिस्कस किया था ये वाला. हमने कोड डिस्कस किया था. हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंडेक्स नंबर्स का मीनिंग क्या है. फिर व्हेन भी डिस्कस किया था हमने इसके फीचर्स क्या है, फिर हमने डिस्कस किया था इंडेक्स नंबर्स के. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. फिर हमने डिस्कस किया था कि एडवांटेजेस क्या हैं इंडेक्स नंबर्स के. राइट? फिर हमने डिस्कस किया था कि सिंपल और एवरेज का क्या मीनिंग है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, उसको कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं. सिंपल एग्रीगेटिव के बारे में हमने डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस्ड अबाउट सिंपल एग्रीगेट के बारे में हमने डिस्कस किया था. फिर हमने डिस्कस किया था सिंपल एवरेज के बारे में हमने डिस्कस किया था. हमने इसका एग्जाम्पल जो था इलस्ट्रेशन की हेल्प से वो भी हमने डिस्कस किया था. राइट? सो आज हम डिस्कस करेंगे किससे? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज से. वेटेड एवरेज की हेल्प से हमने पूरा का पूरा जो सिंपल था वो कंप्लीट कर लिया था. अब सिंपल तो हमारा कंप्लीट हो गया. इसमें सिंपल एवरेज, सिंपल एग्रीगेट भी डिस्कस हो गया था, और हमारा सिंपल एवरेज भी हमने डिस्कस कर लिया. तो इसके बाद कौन सा मेथड आता है? इट्स वेटेड एवरेज मेथड. तो वेटेड एवरेज को अब हम डिस्कस करेंगे. ओके? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेटेड एवरेज मेथड. First slide is construction of weighted average numbers. There are two methods of constructing weighted average numbers. Average of price latest method. According to this method, we did sum of the price rate. This is divided by sum total of the waves. This method are given according to the formula used is equal to P10 is equal to RW divided by W. P01 is equal to index number of current year. R is equal to price relative divided by weight. Okay? तो अगर हमें weighted एवरेज को अगर हमें डिस्कस करना है तो इसका फर्स्ट मेथड है कि एवरेज ऑफ प्राइस लेटेस्ट. इसका फर्स्ट मेथड का मीनिंग है सिंपल एवरेज. जो हम वेटेड एवरेज को डिस्कस करेंगे इसमें फर्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज वाला मेथड. तो हम इसको डिस्कस करेंगे. इसका फॉर्मूला होता है कि जब हम डिवाइड कर देते हैं P01 का मतलब इसमें हमारा 1 करंट ईयर है और 0 इज़ अ बेस ईयर. तो इसका मतलब है 1 on 0. हमें करंट ईयर को डिस्कस करना है और हमारा बेस ईयर है इसमें 0. राइट? तो P01 का मतलब इंडेक्स नंबर हम कैसे निकालेंगे? करंट ईयर का हमें फाइंड करना है इंडेक्स नंबर. ओके? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P01 इज इक्वल टू सम ऑफ RW डिवाइडेड बाय सम ऑफ W. ओके? तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला.
सम ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। जब हम आर डब्ल्यू निकाल के और जो सम कर देंगे डब्ल्यू का, जो वेट्स का सम है वो हम डिवाइड कर देंगे और आर डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका सम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो ये आ जाएगा इसका सम। एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से इसको हम सीखते हैं। गिवन द फॉलोइंग डाटा एंड यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, जो हमने ये वाला मेथड किया वेटेड का, इसका मेथड का नाम है वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड। कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड। तो इसकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर, राइट। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ द वेट्स 2018 बेस्ड अपॉन 2004 प्राइसेस। 2004 प्राइसेस की हेल्प से हमें इंडेक्स नंबर 2018 का कंस्ट्रक्ट करना है। तो 18 नंबर हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा P1 क्योंकि हमारा करंट ईयर है, और हमारा जो 2004 है हमें उसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट करना है। अगर हम किसी को बेस बना के चलते हैं तो वो कौन सा ईयर होता है, दैट इज़ आर P0। तो ये हमारे पिछले साल के वेट्स दिए हुए हैं और ये हमारे वेट असाइंड है और ये हमारे गुड्स हैं। गुड्स हैं वीट, राइस, मिल्क, घी एंड शुगर, और वेट, और ये असाइंड है तो हमें P0 दिया हुआ है और हमें P1 दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला कौन सा हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला इज RW डिवाइडेड बाय W। ओके, तो दैट इज़ आवर फॉर्मूला। वेटेड का ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने लिख दिया। और ये हो गया हमारा क्या, हमने लास्ट में क्या किया था कि ये हमारा P0 एंड दैट इज़ आवर P1, और हमें इसका फॉर्मूला है RW डिवाइडेड बाय W। और RW का मतलब क्या है, रिलेटिव वेट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो हम रिलेटिव वेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमें ये सीखना है, राइट। रिलेटिव वेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हर एक कमोडिटी का अलग अलग हमें वेट निकालना है। तो वेट कैसे निकलेगा, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, राइट। तो इसमें P1 क्या है हमारा 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो इसको अगर हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा R। ऐसे ही हम इसके साथ कर लेंगे जो हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है। नेक्स्ट कमोडिटी इज 800 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा 400। ऐसे ही इस कमोडिटी के साथ 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, 40 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 6 डिवाइड बाय 1 इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा R। और वेट्स तो क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, बट हमें क्वेश्चन में निकालना है RW। तो हम R और W को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हम R और W को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आंसर विल बी 200 इंटू 40 इज इक्वल टू 8000, 30 इंटू 400 इज इक्वल टू 12,000, 800 इंटू 15 इज इक्वल टू 12,000, 500 इंटू 10 इज इक्वल टू 5,000, 600 इंटू 5 इज इक्वल टू 3,000। ओके, तो आंसर इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000, और हमारा जो वेट्स का टोटल है वो हो जाएगा हमारा 70 + 85, ये हो जाएगा हमारा 100। तो इसको हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो आर फॉर्मूला इज दिस, 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 400। तो ये हो गया हमारा P01 का जो वेटेड एवरेज में हमने वेटेड एवरेज डिस्कस किया वो हो गया हमारा ये। और इसको हम कैसे रीड करते हैं, 1 है हमारा इसमें करंट ईयर एंड 0 इज़ आर बेस ईयर। इसको हम रीड करते हैं 1 ऑन 0। इसका मतलब है हम 1 का हम प्राइस निकाल रहे हैं और हमारा 0 है हमारा बेस ईयर, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट तो नहीं, बहुत सिंपल मेथड है ये। तो हमने अब ये वाला डिस्कस कर लिया जो हमारा एवरेज मेथड था। अब हम डिस्कस करेंगे वेटेड के अंदर एग्रीगेट मेथड। ओके, अंडर दिस मेथड डिफरेंट गुड्स different according to the quantity, economies have different views on this respect. Should weight be given on the basis of quantity based on the current year, on the basis of the quantity based in the quantity is what is both the years. Different economies are there for just a different techniques of rating. For a well known methods are under Paste method, Fisher method and Laspre method. Okay, तो एग्रीगेट मेथड में हम क्या करेंगे, हमने जो डिफरेंट कमोडिटीज़ थी हमारी, इसको हमने डिफरेंट वेट्स असाइन करना है। बट इसमें जो काफ़ी सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं
वो थोड़े बहुत झगड़ा करते हैं आपस में कि किसके बेसिस पे हमें वेट असाइन होना चाहिए, क्या वो करंट ईयर की क्वांटिटी के बेस पे होना चाहिए या वो प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी के बीच में होना चाहिए। और एग्रीगेट मेथड में हमारे 3 मेथड्स आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको आपको अच्छे से करना है, बहुत ईजी भी है। तो फर्स्ट मेथड का नाम है पास्चेज मेथड, सेकेंड इज फिशर मेथड एंड थर्ड इज लास्प्रेज मेथड। ओके, तो इसमें हम सीखेंगे कैसे हमें इंडेक्स नंबर निकालना है वेटेड में, एग्रीगेट मेथड में, इन तीनों मेथड्स की हिसाब से। ओके, सो फर्स्ट इज लास्प्रेज मेथड, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि लास्प्रे, पास्चे और फिशर का मेथड लग रहा है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सा मेथड, लास्प्रे मेथड, जो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं लास्प्रे मेथड की हेल्प से। तो लास्प्रे मेथड क्या कहता है, लास्प्रे मेथड यूज हिज बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स as फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर, इट्स फॉर्मूला इज। तो जो लास्प्रे मेथड का वो होता है हमारा फॉर्मूला होता है, वो 0 1 तो रहेगा ही रहेगा, 0 1 का मतलब 1 और 0, 1 हो जाएगा हमारा करंट ईयर और 0 हो जाएगा हमारा इसमें बेस ईयर। तो P1 और 0 तो हमारा जो हमने लास्ट में सीखा था कि हम कैलकुलेट करते हैं, तो P1 और P0 तो एज इट इज़ रहेगा। ओके, बट अब अगर हम लास्ट पे की बात कर रहे हैं और अगर हम फिशर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। लास्ट पे में क्या होगा, लास्प्रे में एंड पास्चे में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी मेथड है ये। तो P01 तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, पहले आएगा P1 इंटू P0 इंटू 100। तो हमें निकालना है इसमें, अगर हम लास्ट पे की बात करें तो हम क्या लेंगे, पिछले साल की क्वांटिटीज़ लेंगे, जो हमारी बेस ईयर था उसकी हम क्वांटिटीज़ को लास्ट पे मेथड के अंदर लेंगे। तो पिछले साल की क्वांटिटीज़ क्या थी, Q0। ओके, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही फ़र्क है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अगर हम पास्ट ईयर की बात करेंगे तो हम करंट ईयर की क्वांटिटीज़ लेंगे, हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे Q1। बस यही डिफरेंस है लास्ट प्रे और पास्ट ईयर में, लास्ट प्रे ने लास्ट ईयर की क्वांटिटीज़ को लिया है और पास्ट ईयर ने करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को लिया है, और इंटू कर देंगे 100 से, तो इंटू रहेगा ही। ओके, तो यही डिफरेंस है लास्ट प्रे और पास्ट ईयर में, और फिशर को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पास्ट प्रे ये हमने डिस्कस कर लिया, लास्ट प्रे मेथड, पास्ट भी हमने डिस्कस कर लिया करंट ईयर की क्वांटिटी का। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फिशर मेथड। फिशर मेथड क्या कहता है, फिशर मेथड तो इसका एक कॉम्बिनेशन है, जो हमने लास्ट प्रे यूज़ किया, लास्ट प्रे प्लस पास्चे इज इक्वल टू फिशर, इन दोनों का अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा फिशर मेथड, राइट। लास्ट प्रे का हमने फॉर्मूला लास्ट में डिस्कस किया, ये वाला लास्ट प्रे का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लास्ट प्रे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पास्चे। तो इसको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा कौन सा मेथड आ जाएगा, फिशर, राइट। तो इसको हमने कंबाइन कर दिया, ये फॉर्मूला हमने एज इट इज़ लिख दिया, इसको एज इट इज़ लिख दिया, बट इसका हमें क्या करना है, इसको आगे रूट लगा देना है। इंटू 100 भी ऐसे सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट लगा देना है, तो हमारा आ जाएगा पास्चे मेथड। ओके, तो ये भी हो गया हमारा लास्ट प्रे और पास्चे मेथड का मतलब। ओके, तो हमारा हमने लास्ट प्रे भी पढ़ लिया, राइट, हमने लास्ट प्रे पढ़ लिया, हमने पास्चे पढ़ लिया और फिशर भी पढ़ लिया। सबसे आइडियल मेथड कौन सा है, जो इकोनॉमिक्स हैं वो कहते हैं कि जो हमारा फिशर मेथड है वो बहुत आइडियल मेथड है हमारा कैलकुलेट करने का इंडेक्स नंबर्स को, तो फिशर मेथड इज आर आइडियल मेथड। ओके, द चॉइस ऑफ मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर विल डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट विद विच अ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर इज constructed. Many formula may be used for the construction of index number but may not be suitable for the specific purpose. Some of the important family do not conform to appropriate test of consistent behavior. It applies that the formula give us results how efficient method is considered ideal method for the construction of index numbers. तो जो इकोनॉमिस्ट का था कि कौन सा मेथड सबसे आइडियल है, लास्ट प्रे अच्छा है, पास्चे अच्छा है या फिशर अच्छा है, तो उनकी तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी कि जो फिशर मेथड है वो सबसे आइडियल मेथड है। तो जो हमारा मेथड हमें कौन सा करना है, लास्ट प्रे करना है, पास्चे करना है या फिशर करना है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा
ऑब्जेक्टिव की चॉइस क्या है, हमारी जो हमारा पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर है उसकी ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बेसिस पे ही डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड चूज़ करेंगे. बट मे नॉट बी सुटेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस. हो सकता है कि कुछ जो मेथड है वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल हो, बट जो दूसरा मेथड है वो दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल हो. तो हमें डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी करने का. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैमिली डू नॉट कन्फर्म टू अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंट बिहेवियर. तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमें बताता है कि हमारा एफिशिएंट कितना है मेथड हमारा कैलकुलेट करने में इंडेक्स नंबर को. ओके, बट जो हमारा ये मेथड है फिशर मेथड, ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है नीचे, ये फिशर मेथड का है, तो यही हमारा आइडल मेथड है. ओके, ये आइडल मेथड क्यों है? फर्स्ट, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द प्राइस एंड क्वांटिटीज ऑफ बोथ बेस ईयर एंड करंट ईयर. देखो जो फिशर जो लास्प्रे का मेथड था वो क्या था कि वो पिछले साल की क्वांटिटीज़ को लेती थी, राइट. ये जो क्वांटिटीज़ थी हमारी लास्ट ईयर की होती थी, बट पास्ट ईयर में क्या हो गया, ये क्वांटिटीज़ करंट ईयर की होगी. बट जो फिशर में क्या हुआ कि दोनों की क्वांटिटीज़ यूज़ होगी, Q0 भी यूज़ हो गया, Q0 भी यूज़ हो गया एंड Q1 भी यूज़ हो गया. तो ये बहुत ज़्यादा कौन सा मेथड है, ये आइडल मेथड इसलिए है. सेकेंड रीजन इट इज़ बेस्ड अपॉन जुलाई टिकल मीन विच इज रिगार्डेड एज बेस्ट मीन फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर. ये जो मेथड है ये बेस करता है जुलाई ट्रिकल, ये मीन पे बेस करता है. ये वाला जो मेथड है हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये एक तरह से मीन ही है, तभी ये आइडल मेथड है. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंडेक्स नंबर्स के बारे में. Mission index number signifies both the time reversal test. In fact, a reversal test, the time reversal test implies the formula for calculating an index number should be such that it gives the same ratio between one point of comparison in the other, no matter which the phase of two is taken as base year to current year. Means that if we change the base year to current year and the vice versa, the product of two indexes should be equal to unity, as is an index number should work both ways, that is forward as well as backward. On the other hand, forward reversal test, just as there is formula, should permit the interchange of two items which without giving inconsistent results. So it is automatic interchange of price and quantity without giving a consistent result of two deserts employed in multiple call to evaluation. Okay, तो जो हमारा इंडेक्स नंबर्स है, बिशर इंडेक्स नंबर सिग्निफाइज बोथ द टाइम रिवर्सल टेस्ट. ओके, जो हमारा इंडेक्स नंबर सिलेक्ट होता है वो क्या करना चाहिए कि वो एक ऐसा इंडेक्स नंबर होना चाहिए कि वो अगर हम उसको फॉरवर्ड लुकिंग करें या तो उसको बैकवर्ड लुकिंग करें, अगर उसको हम फॉरवर्ड लुकिंग करें या तो उसको हमने बैकवर्ड लुकिंग करा, वो हमें सेम रिजल्ट है, तो वो ऐसा आइडल होना चाहिए. ओके, शुड बी सच दैट गिव द सेम रेशो, उसकी रेशो ऐसे भी सेम आनी चाहिए. अगर इसको हमने बेस बना के चला या इसको हमने बेस बना के चला या इसको करंट ईयर बना के चला, तभी भी इसकी रेशो सेम आनी चाहिए. ओके, मीन्स दैट इफ़ वी चेंज द बेस ईयर टू करंट ईयर एंड वाइस वर्सा शुड बी इक्वल. तो ये फॉरवर्ड लुकिंग भी आना चाहिए, और अगर हम इसको रिवर्स में भी करें तभी भी आंसर हमारा सेम आना चाहिए. तो ये आ जाएगा हमारा मिशन इंडेक्स नंबर्स. ओके, विदाउट गिविंग इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट, और इसके रिजल्ट होने चाहिए वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए. अगर हम इंटेन पता नहीं होगा. फिशर मेथड हमें कैलकुलेट करना है इसमें इंडेक्स नंबर, कौन से मेथड से, फिशर मेथड से. फिशर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये कंबाइन कर देता है हमारा लास्ट मेथड को भी और फिशर मेथड को भी. तो इसमें हमें करंट ईयर का प्राइस जो होता है उसको भी कंसीडर करना है, एंड इट ऑल्सो कंसिडर्स द करंट ईयर क्वांटिटी एंड बेस ईयर क्वांटिटी ऑल्सो, राइट. राइट, तो हमारा जो दिया हुआ है हमें, ये हो गया हमारा प्राइस और क्वांटिटी, एंड दिस इज आर प्राइस एंड क्वांटिटी. तो ये वाला जो हमारा प्राइस दिया हुआ ये हो गया हमारा बेस ईयर प्राइस, दिस इज आर बेस ईयर क्वांटिटी, दिस इज आर करंट ईयर प्राइस P1, एंड दिस इज आर करंट ईयर क्वांटिटी, दिस इज Q1. तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है. पहले हमें करना है P1 एंड Q0 को मल्टीप्लाई, P1 एंड Q0 को मल्टीप्लाई, P0 एंड Q1 को मल्टीप्लाई,
Q1 एंड P1 को मल्टीप्लाई, एंड फिर हमें करना है जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, P0 एंड Q1 को मल्टीप्लाई, P0 एंड Q1 को मल्टीप्लाई। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कैसे आएगा, पहले हमने मल्टीप्लाई किया P0 एंड Q0 को, तो P0 Q0 को मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा, 10 इंटू 10 100, 30 इंटू ये आ जाएगा हमारा हमें पहले मल्टीप्लाई करना है P0 एंड Q1 को, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, P1 एंड 25, ये 10 एंड 25 इज़ 250, 35 एंड ये आ जाएगा 350, 30 इंटू 15 इज़ 450 एंड 10 इंटू 20 आ जाएगा हमारा 200, और 40 इंटू 5 आ जाएगा इज़ आर 200, और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है P0 एंड Q1 को, P0 एंड Q1 को, तो P0 ये रहा और Q1 ये रहा, राइट। तो हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसको आ जाएगा 10 इंटू 20 हो जाएगा हमारा 200, 35 इंटू 40 हो जाएगा हमारा 120, 30 इंटू 20 इज़ 100 एंड 100 ये आ जाएगा हमारा 160, फिर आ जाएगा हमारा 80, राइट। फिर हम मल्टीप्लाई करना है P1 एंड Q1 को, तो P1 Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 इंटू 25 इज़ 500, 40 इंटू 10 इज़ 400, 40 इंटू 20 इंटू 15 इज़ 300, 8 इंटू 20 इज़ 160, यही लिखा है हमने यहाँ पे, 40 इंटू 5 इज़ 200, राइट। तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई करना है P1 एंड Q0 को, P1 को कहाँ पे हमारा, P1 एंड Q0 को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 100, 40 एंड 80। ओके, तो इसको हम फिर कर लेंगे सम, इसका हमने सम कर लिया अलग से, इसको इसका अलग से सम करना है हमें, इसका करना है, इसका सम करना है, इसका हमें सम करना है। ओके, फिर हमारा फॉर्मूला क्या था, इसको हमने पहले हम निकालेंगे लास्प्रे मेथड, क्योंकि इसमें जो फ्यूचर मेथड है इसमें दोनों कंबाइन होते हैं, लास्प्रे भी और पास्चे भी। तो हम लास्प्रे में क्या करेंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी को ले लेंगे, जो हमने इसका टोटल करके निकाला है लास्ट, उसमें क्या है हमारा टोटल 635, P1 Q0 का टोटल क्या है 660, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय 635 इंटू 100, आंसर आ जाएगा ये 103.94। फिर हमने निकाली है पास्ट मेथड की हेल्प से, P01 क्या है हमारा, इसमें हमने लिया है करंट ईयर की क्वांटिटी को, तो ये आ जाएगा हमारा तो ये हमारा आ जाएगा क्या है यहाँ पे 1560 डिवाइडेड बाय 1450 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। बट हमें इसमें निकालना है कौन सा मेथड, फिशर मेथड, फिशर मेथड में हम लेंगे इसका अंडर रूट, राइट। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा, ये जो हमारा आंसर है इसका हमने कर दिया अंडर रूट इंटू 100, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका हम कर देंगे अंडर रूट, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, फिर हम करेंगे 1.21 का अंडर रूट, 1.21 का कैसे निकलेगा, पीछे से पेयर बना के हम इसका कर देंगे अंडर रूट 0.5 1.05, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, सिंपल, राइट। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्राइस इंडेक्स के बारे में, हमने सिंपल भी कंप्लीट कर लिया अपना और वेटेड भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्राइस इंडेक्स के बारे में। बहुत सिंपल इजी था, सिंपल और वेटेड मेथड। हम डिस्कस करेंगे कुछ प्राइस इंडेक्स के बारे में, हमने इंडेक्स नंबर निकालना सीख लिया तीनों मेथड्स की हेल्प से। So far we have been focusing on journal price indices, but these teachers are not precisely explain how change in journal price level affects the cost of living of people in various classes of the society. This is because different classes of society consume different goods and services. Accordingly, change in prices affect from differently. To know the effects of change in price on the level of classes of society, we need to special type of प्राइस इंडेक्स कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, तो हमने जो डिस्कस किया कि बेस लेवल की क्वांटिटी थी, ये बेस लेवल का प्राइस था, ये प्राइस था बेस ईयर का, ये बेस ईयर था हमारा, एंड दैट इज़ आर करंट ईयर,
राइट। ये आ गया हमारा करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी, दैट इज़ अ बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी। बट जो हमारा चेंज आया ये जो प्राइस में और इस P1 में, इससे हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड थी पीपल की वो कैसे अफेक्ट हुई, जो लोग रह रहे थे पूरी इंडिया में, ये प्राइस चेंज होने की वजह से पिछले ईयर के कंपैरिजन में जो लिविंग स्टैंडर्ड था लोगों में वो कैसा अफेक्ट हुआ, उनकी कंजम्पशन में क्या प्रॉब्लम वो आई, उनकी क्या चेंजेस आए कंजम्पशन में, और उनके क्या चेंजेस आए लिविंग स्टैंडर्ड में, वो कैसे अपनी क्लोथ्स पहन रहे हैं, कैसे अपना कंज्यूम कर रहे हैं आइटम, उनकी इकोनॉमिक कैसी चल रही है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसका इसलिए एक मेजर होता है इसका एक CPI। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि प्राइस चेंज होने की वजह से उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स में क्या फ़र्क आया कंज्यूमर्स की। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे CPI में। इसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये भी एक तरह का इंडेक्स ही है, बट स्पेशली बनाया गया कंज्यूमर की लिविंग स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए। इसमें हम यूज़ करते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड बेस ईयर, राइट। प्राइस इंडेक्स is index number which measures the average change in price paid by specific laws of customers for different goods consumed by them in the current year। तो प्राइस गुड एक जो प्राइस इंडेक्स है वो एक ऐसा इंडेक्स है, वो मेजर करता है जो हमारा चेंजेस हुआ है, जो हमने करंट ईयर में पे किए और जो हमने कंजम्पशन थी हमारी बेस ईयर में, और जो हमारी इस करंट ईयर में कंजम्पशन है और जो हमारी पिछले इसमें कंजम्पशन थी, तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं इसमें हम देखते हैं प्राइस इंडेक्स में, राइट। एंड इन कंजम्पशन विद द बेस चेंज इन प्राइस लेवल अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो हमारी जो फ़र्क आया है प्राइस में उससे अफेक्ट तो पड़ता है बिल्कुल जो हमारी लिविंग पे, राइट। क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोगों की जो पुअर सेक्शन सोसाइटी है उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत ज़्यादा उसमें पुअर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। ऑफ द कंसर्न क्लास ऑफ कस्टमर्स अकॉर्डिंगली कस्टमर प्राइस इंडेक्स और ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो हमारी CPI है इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग। And the consumer price index is constructed for the following customer groups। तो हमारी जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है वो हमारी कंज्यूमर ग्रुप्स के लिए बनती है, राइट। तो हमारी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो मेनली बनेगी हमारी कंज्यूमर ग्रुप्स की, जो हमारी कंज्यूमर ग्रुप्स है उसके लिए बनती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्राइस में चेंजेस आएंगे तो जो कंज्यूमर है हमारी उसको ही अफेक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्रियल वर्कर्स और बॉर्न मैनुअल एम्प्लॉयज़, ये जो हमारी प्राइस इंडेक्स है वो मेनली किसके लिए बनती है, कस्टमर ग्रुप्स के लिए बनती है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बनती है, मैनुअल एम्प्लॉयज़ के लिए बनती है, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए बनती है, राइट। तो ये इन चारों के लिए बनती है हमारी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हमारा फिर आ जाएगा हमें कंस्ट्रक्ट कैसे करना है CPI को। हमने देख तो लिया कि इसका मीनिंग क्या है, CPI का हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसका हमें बनाना कैसे है, राइट। कस्टमर प्राइस इंडेक्स इज मेड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप्स है इसका डायरेक्शन ऑफ कस्टमर क्लास। फर्स्ट में बताना है कि जो हमारी, क्योंकि जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है उसका मेन इफेक्ट किस पे पड़ता है, कंज्यूमर्स पे। तो हमें पहले सेलेक्ट करना है कि हमारे कंज्यूमर्स कौन से हैं। कस्टमर्स को हमें क्लासीफाई करना है। कस्टमर्स आर क्लासीफाइड इनटू इंडस्ट्रियल, लेबर, गवर्नमेंट इम्पोजेस एग्रीकल्चर, लेबर, टीचर। इन सेक्टर वी शुड सेलेक्ट द क्लास ऑफ कस्टमर्स आर कॉल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडी, राइट। तो हमें सेलेक्ट करना है कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो कौन से हैं। क्या वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स का मतलब जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। क्या वो टीचर्स हैं, राइट। तो क्या वो किसी और एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है। तो हमारे कंज्यूमर्स को हमें डिवाइड कर देना है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, ओके। तो हमने सेलेक्ट कर ली एक पर्टिकुलर सेक्शन को। फिर हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट। फिर हम डिस्कस करेंगे फैमिली बजट के बारे में। अभी फैमिली बजट क्या होता है अब हम डिस्कस करते हैं। आफ्टर सिलेक्शन अबाउट अ ग्रुप सैम्पल ऑफ पर्सनस should the selected from the group and for information about their family budget should be obtained, commodities which they consume, quantity of consumption, okay, price of the concerned goods and services, money spent on these goods and services, and general income. Consumers are classified into groups like food, clothing, shelter, light, house, education, health, status is, right। तो ये आ जाएगा हमारा इसमें। तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, किसी को जो हमारे कंज्यूमर्स थे उसको हमने क्लासीफाई कर लिया कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं क्या वो टीचर्स हैं, क्या वो इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं,
या वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, राइट। हमने सेलेक्ट कर लिया इन सब को। फिर हमें डिस्कस करना है कि हमने जो पर्टिकुलर एक क्लास सेलेक्ट करी है वो कैसा कंज्यूम करती है, उसका रहन सहन कैसा है। वो अगर हमने सेलेक्ट करा है कि लेबरर्स के बारे में, लेबरर्स की एक पर्टिकुलर क्लास का कैसा रहन सहन है, वो कौन से गुड्स कंज्यूम करती है, क्या वो उस गुड्स का प्राइस क्या है, उसमें वो कितनी मनी स्पेंड करना चाहती है। फिर हमने उसको ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करना है, फूड में आइडेंटिफाई करना है, क्लोथिंग में, फूड में, लाइट हाउस। फिर जो हमारी जो ग्रुप्स हैं उसको हमने डिफरेंट सेक्टर्स में बांट देना है। तो ये रहा हमारा ये वाला मेथड, राइट। सबसे पहले हमने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने उसको बांटा कि उसका कैसा रहन सहन है, वो कितना सेलेक्ट करती है अपनी एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे, उसका कितना अमाउंट स्पेंड करती है, वो कौन से गुड्स कंज्यूम करना चाहती है, उसका क्या लाइफस्टाइल है, राइट। फिर हमने डिस्कस करना है what should be the base year. The base year should be the year of economic stability. It should not be too distant from the current year. Presently 2011-12 is being used as base year. फिर हमने सेलेक्ट करना है कि हमारा बेस ईयर कौन सा होना चाहिए। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होना चाहिए जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ईयर है। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होना चाहिए जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ईयर है। वो उसमें कोई इकोनॉमिक शॉक नहीं आना चाहिए कंट्री में, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। हम अपनी कंट्री में ज़्यादातर 11-12 जो हमारा ईयर है इसको हम बेस ईयर लेके यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइजेस। अ रियल प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड कमिटी शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रीजन वेयर द सिलेक्टेड पर्सन लिसनिंग द परचेजर। तो जो हमने किसी कम्युनिटी को सिलेक्ट करा है तो हमने क्या करना है, उसको प्राइजेज सिलेक्ट करने हैं फिर हमने उस कम्युनिटी के, राइट। तो हमने क्या करना है, उस जो हमारी हमने जो पर्टिकुलर कम्युनिटी सेलेक्ट करी है, जो हमने कहा है कि ये वाली गुड्स, ये वाली जो कम्युनिटी है ये वाली गुड्स कंज्यूम करती है, उसका हमने प्राइस सही से सेलेक्ट करना है कि उस रीजन में उसका क्या प्राइस चल रहा है। तो हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है प्राइसेस के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे what is the importance of various items to different peoples in different there for selected items should be given beats according to the relative performance as discussed earlier. There are two bits of quantity weight. तो हमने क्या करना है कि जो हमारी हमने पीपल सेलेक्ट करे, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, तो हमने उसका क्या करना है, हमने उसको इम्पोर्टेंस सेलेक्ट करनी है। हमारी जो डिफरेंट क्लास थे, जैसे हमने लेबरर सेलेक्ट करा, टीचर सेलेक्ट किए, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है पिछले ईयर के कंपैरिजन, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको वेट असाइन करेंगे, राइट। प्रपोर्शन ऑफ क्वांटिटी इज कंज्यूम ड्यूरिंग द बेस ईयर। जो हम क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं Q0 वो बेस ईयर में करते हैं। एक्सपेंडिचर विद द रेट्स गिवन इन प्रपोर्शन टू द एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम इज कंज्यूम्ड। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है रेट का वो हम उस प्रपोर्शन में करते हैं जो हमारे इस साल में आइटम पे एक्सपेंडिचर हुए हैं, ओके। तो हम कैसे इसको करेंगे, तो हमने लास्ट में हमने सीख लिया कि कंस्ट्रक्शन करना कैसे है। अब हम डिस्कस करेंगे इसको कंस्ट्रक्ट करने के मेथड कौन से हैं, राइट। तो ये रहे इसके मेथड। फॉलोइंग आर द टू मेथड्स ऑफ असाइनिंग वेट टू डिफरेंट कम्युनिटीज। टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर प्राइस इंडेक्स आर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड। तो CPI को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एंड सेकेंड इज फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हम डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज सिमिलर टू लास्ट, मेकिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट दिस मेथड। तो जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड था उसको हम ये वाला फॉर्मूला से असाइन करेंगे। ये वाला फॉर्मूला तो किसी और चीज़ का भी था, हमने डिस्कस किया। किसका था ये फॉर्मूला? लास्प्रे मेथड का। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला और लास्प्रे मेथड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। हमने इसमें ये सब तो सेम लिखा है, P1 P0, बस इसको करंट ईयर के बेस ईयर के प्राइस से इसको क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर दिया, राइट। तो P1 का मतलब क्या है, जो कम्युनिटीज़ का प्राइस है करंट ईयर में, और इसमें Q0 का मतलब क्या है, क्वांटिटी का प्राइस क्या है पिछले साल में, और P0 का मतलब प्राइस क्या है हमारा पिछले साल में, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ओके। और सेकेंड मेथड इज आर फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में हम क्या करेंगे, RW डिवाइडेड बाय W।
RW में हम कर देंगे उसका करंट ईयर प्राइस, हमारा करंट ईयर प्राइस क्या चल रहा है, हमारी इसका मतलब है रिलेटिव प्राइस, इसका हमारा करंट ईयर प्राइस का चल रहा है, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी वेट ऑफ आइटम्स का सम क्या है। ओके, तो ये आ गया हमारा फैमिली बजट मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइस ऑफ कस्टमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है उसका एक और नाम होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो इसका हमारा क्या यूज़ है, इसका क्या क्या यूजेस आते हैं। फर्स्ट इज पॉपुलेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी। The customer price index that is used for government to measure frame policies and price on the basis of these indexes. Government decided the price are to be controlled for price policy and should be the public price system are to be due as it is checked also. So the government policies, taxation and the government and fiscal policies are taken on the basis of the customer price index on a large extent. तो जो हमारा कस्टमर प्राइस इंडेक्स है हमें पता चलता है उससे हमारी लिविंग कंडीशन क्या चल रही है, डिफरेंट जो हमारी लेबरर्स हैं उसकी चल रही है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है और हमारी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, टीचर्स की क्या चल रही है और इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं उसकी क्या चल रही है। तो इससे हम पता चलता है कि हमारी पॉलिसीज़ कौन सी फ्रेम होनी चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है कि कौन सी पॉलिसीज़ को हमें फ्रेम करना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी सिस्टम हमें पता चलता है कि टैक्सेशन हमें बढ़ाना है या घटाना है, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि टैक्सेशन का रेट इंक्रीज होता या डिक्रीज़ होना है। तो ये हमें पता चलता है पॉपुलेशन प्राइस इंडेक्स से। तो हम गवर्नमेंट को हेल्प होती है फिस्कल पॉलिसी बनाने में, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में, टैक्सेशन की पॉलिसीज़ बनाने में। तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में। कौन? कस्टमर प्राइस इंडेक्स। सेकेंड इज वेज एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर यूज एज अ बेसिस फॉर डिसीजन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 630 सेंटेंसेस। दीज आर यूज फॉर एग्रीमेंट्स फॉर द वर्कर्स। तो जो हमारे वेज एग्रीमेंट्स होते हैं, वेज एग्रीमेंट्स मतलब जो एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे वर्कर्स के, तो वर्कर्स के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको भी हेल्प करने में हेल्प होता है, क्योंकि जो वर्कर्स एग्रीमेंट्स हैं वो भी फॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे चल रहा है लोगों का, राइट। तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है जो हमारे वेज और वर्कर्स के एग्रीमेंट्स हैं उसको बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ओके। थर्ड इज मेजरमेंट ऑफ रियल वैल्यू। दिस रियल इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू मेजर द रियल वैल्यू। अगर हमें रियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है रुपी की, अगर हमारी रियल वैल्यू क्या है रुपी की, अगर हमारी इस कंट्री में हमारी वैल्यू चल रही है हमारी 1 रुपी है, तो 1 रुपी की वैल्यू बाहर की कंट्रीज़ में कितनी है, डॉलर में कितनी है या यूरो में कितनी है। तो ये हेल्प करेगा हमारा ये वाला मेथड। तो ये एंड इट इज़ रियल इनकम, पता चलती है उसकी रियल इनकम क्या है हमारी सेक्टर में। ओके। तो ये हमारी बताता है कस्टमर प्राइस इंडेक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर हमने देख लिया कस्टमर प्राइस इंडेक्स को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम डिस्कस करेंगे जो कंस्ट्रक्शन था हमारा इंडेक्स नंबर्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। हमें इंडेक्स नंबर्स हमने कस्टमर कंज्यूमर्स का देख लिया खाली, अब हम डिस्कस करेंगे हमें इंडेक्स नंबर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। Differences in the standard of living can do a pattern of living standards of customers are different and therefore have different living standards. This cannot be customer price index number for different classes of society. तो जो हमारे अगर डिफरेंट अलग अलग मेथड है हमारा कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अलग है तो उससे क्या पता चलेगा हमारे डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर्स, जैसे पता चलेगा कि हमारे कस्टमर्स भी अलग अलग है जिनका अलग अलग स्टैंडर्ड है, तो हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उनका जो अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड है तो फिर एक तो फिर अलग क्लास जो हर एक क्लास है सोसाइटी का उसके लिए एक अलग तो हो नहीं सकता जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है। प्राइस इज द प्राइस इंडेक्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल प्राइसेस बट द रिटेल प्राइसेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इवन द सेम प्राइस फ्रॉम शॉप टू शॉप एट इज डिफिकल्टी फॉर अ क्वालिटी टू प्रिंट एट अ प्लेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कस्टमर प्राइस इंडेक्स। तो जो हमारा प्राइस जो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है रिटेल प्राइस के बेसिस पे, बट रिटेल प्राइसेस तो वेरी होते हैं हर एक जगह अलग अलग रिटेल प्राइसेस होंगे। तो एक हमारा ऐसा इंडेक्स नंबर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कंसेप्ट आया हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डू नॉट डिपेंड अपॉन वेरियस आइटम्स ऑन द कंजम्पशन इन द सेम रेशियो and even 1% does not mean it is the same ratio at different periods of time. Difference in the proportion of expenditure
ऑफ ऑल मेंबर्स बट डू नॉट स्पेंड ऑन वेरियस आइटम्स इन द कंजम्पशन। तो हमारा क्या होता है कि जो अगर एक डिफरेंट हमारा सेट अगर मेंबर्स रह रहे हैं पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो उनका एक्सपेंडिचर करने का तरीका भी अलग अलग होगा डिफरेंट आइटम्स में। वो हर एक जो आंसर है अलग, जो हमारी एक्सपेंडिचर है हर एक पर्सन अलग उसमें करेगा, राइट। हर एक अलग उसका मेथड होगा एक्सपेंडिचर करने का, और तभी उसकी अलग रेशो आएगी। तो हमारा तभी ये वाला मेथड आया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ताकि हमें पता चल सके कि क्या क्या एक हम एवरेज सेट कर सके कि इतना तो हमारा होना ही चाहिए सारे के सारे लोगों का, राइट। नेक्स्ट इज प्राइस इंडेक्स। हम डिस्कस करेंगे प्राइस इंडेक्स के बारे में। द प्राइस इंडेक्स is the rate in the price quality street in the wholesale market in India. The wholesale price index are conducted on a weekly basis. The 2011-12 is being used at the base year. तो हमने जो प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, प्राइस इंडेक्स को हम कैलकुलेट करेंगे किसमें, होलसेल मार्केट में। और होलसेल मार्केट में क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं वो एक वीकली बेसिस पे कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो हम इसमें 2011-12 का ईयर है उसको हम बेस बना के चलते हैं। तो जो हमारा प्राइस इंडेक्स है वो किस पे चल रहा है, ये होलसेल मार्केट में। जैसे हमारा होलसेल मार्केट में कौन सा प्राइस चलता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसमें हम किसको बेस बना के चलते हैं, 11-12 के ईयर को। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स में। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं होलसेल मार्केट में। होलसेल मार्केट में कितने प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। इसकी पर्टिकुलर स्टडी है होलसेल मार्केट की। फर्स्ट इज फोरकास्ट। इसके क्या क्या यूजेस हैं हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यूजेस हैं होलसेल मार्केट को, होलसेल प्राइस इंडेक्स के। द होलसेल प्राइस इंडिकेटर that is used to forecast demand and supply situation in the economy, as in the case of wholesale price index is the indication of excess demand. It's a situation in which the demand is written on supply. On the other hand, decrease in wholesale price, deficient demand situation, the demand is exceeding supply. ओके, तो हम पता चलता है कि जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है उससे कि हमारी डिमांड सिचुएशन क्या चल रही है इकॉनमी में। अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो इसका मतलब हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है, राइट। डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो मतलब एक्सेस डिमांड। बट अगर सप्लाई ज़्यादा है हमारी डिमांड से, तो हमारी क्या चल रही है, हमारी सिचुएशन चल रही है एक्सेस डिफिशिएंट डिमांड की, क्योंकि हमारी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। तो हमें पता चलता है होलसेल प्राइस इंडेक्स से कि हमारी डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन कैसी चल रही है पूरी इकोनॉमी में। ओके, तो इसका फर्स्ट हो गया ये वाला यूज। सेकेंड इज कमीशन ऑफ ऑर्बिट्रेरी वैल्यू। In real, where there is a wholesale price can be used to estimate the monetary value, and real value that gets like national expenditure. Money value is the value, current price is real values made a basic price of constant price we are going. तो जो हमारी ऑडिटरी वैल्यू है उसको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। हमें पता चलता है इससे हमारी मॉनेटरी वैल्यू क्या चल रही है, जो मनी है उसकी रियल वैल्यू क्या चल रही है टर्म्स में। रियल वैल्यू का मतलब नेशनल एक्सपेंडिचर वैल्यू। इसका मतलब करेंसी प्राइस इज द रियल वैल्यू मेड अ बेसिक प्राइस। इससे पता चलता है हमारी बेसिक प्राइस का चल रहा है कमोडिटीज़ का, हमारे प्राइसेस कांस्टेंट चल रहे हैं या तो इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। अब जो हमने डिस्कस किया था कि हमारा इंडेक्स नंबर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या होता है, उसको हम दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ इंडेक्स इंडस्ट्री प्रोडक्शन, इट इज़ द इंडेक्स विच मेजर्स द रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट। ओके, हमारा जो ये जो हमारा स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हमारा इंडेक्स नंबर बना है, उससे पता चलता है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, राइट। इससे पता चलता है कि हमारा जो आउटपुट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके, लेवर द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड कंटेन द कंपेरिजन्स टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। पता चलता है कि हमारा पूरी की पूरी सेम ईयर में हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है डिफरेंट मंथ्स में। इन इंडिया बेसिस फॉर द ईयर 11-12 को अगर हम बेसिस बना के चलेंगे, अबाउट द चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस टेक्स सम अदर यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो इससे पता चलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रहा है, क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन का, हमारी प्रोडक्शन कैसी चल रही है इकोनॉमी में। इससे पता चलता है हमारी कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है इकोनॉमी में, राइट। तो ये हो गया हमारा ये वाला मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम इसकी बात करें स्पेसिफिकली, इंडस्ट्रियल नंबर ऑफ इंडेक्स नंबर जो होता है हमारा
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो इसका फॉर्मूला होगा Q1 डिवाइडेड बाई Q0 इंटू डब्ल्यू. इसका अगर हम सम कर देंगे इंटू, तो इसका अगर हम सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे W से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा हमारा ये वाला इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ओके, तो कैसे निकलेगा ये? Q1 डिवाइडेड बाई Q0 इंटू 100 राइट. तो इसको अगर हम सम कर देंगे डिवाइड बाई W इंटू 100, और Q0 का मतलब जो हमारी पिछले इसका मतलब Q0 का मतलब हमारी जो प्रोडक्शन हुई है बेस ईयर में. इस Q0 का मतलब होता है बेस ईयर में हमारी कितनी प्रोडक्शन हुई है, और Q1 का मतलब हमारी करंट ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई है, और W का मतलब हमारा वेट असाइन क्या है डिफरेंट कम्युनिटी से, उसका अगर हम टोटल कर देंगे तो, और इंटू 100. ओके, तो ये हो गया हमारा ये वाला फॉर्मूला. और हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन और इंडेक्स नंबर्स के बारे में कि हमारा इन्फ्लेशन और इंडेक्स नंबर्स में क्या रिलेशन है. कि इन्फ्लेशन और इंडेक्स नंबर्स का क्या रिलेशन होता है. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे प्राइसेस राइज हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर. अगर हमारा इन्फ्लेशन है कंट्री में, तो इसका मतलब अगर हमारे पिछले साल में प्राइसेस कुछ और थे, तो इस ईयर में हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, राइट. इन्फ्लेशन रेफर्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री. अगर हमारे पिछले साल के कंपैरिजन में प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो सिचुएशन हो जाएगी इन्फ्लेशन की. इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड मेजर इन टर्म्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स. तो हमारा जो इन्फ्लेशन मेजर होता है वो किसके बेसिस पे होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, राइट. इंडेक्स इज अ कंसिस्टेंट राइज इन द होलसेल. अगर हमारा इंडेक्स नंबर मेजर होता है किसके बेसिस पे? होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे. तो अगर हमारा इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइजेस का बढ़ना, तो होलसेल प्राइजेस इंडेक्स भी हमारा बढ़ जाएगा पिछले ईयर के कंपैरिजन. तो ये हो जाएगा हमारा इंडेक्स नंबर का मीनिंग, राइट. A consistent rise in the wholesale price index over time in place of situation of an index. Example, price index rises from 2011 to 2012 to 150 into 2018. ओके, तो अगर हमारा क्या हुआ 11-12 में हमारे प्राइजेस थे 150, बट हमारे जो प्राइजेस थे हमारे 11-12 में हमारे प्राइजेस थे 150, बट वो हमारे 12 में राइज हो गए, राइट. हमारे राइज हो गए. द एंड ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस एट ऑलमोस्ट बीन कंसिस्टेंट. जो हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है हर एक ईयर में, तो हमारा वो कंसिस्टेंट रहा है हर एक ईयर में प्राइस जो हमारा इंक्रीज हुआ है. इट वुड बी सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. तो ये हमारी सिचुएशन होगी किसकी? इन्फ्लेशन की. इम्प्लाइंग दैट अ कंट्री इज इरोडिंग द वैल्यू ऑफ मनी. जो हमारी वैल्यू थी परचेजिंग पावर की, वो रिड्यूस होगी हाफ सी. परचेजिंग पावर का मतलब अगर हमारी जो वैल्यू थी पूरी कंट्री में, वो अगर उसकी थी अगर हमें दूसरे के कंपैरिजन में पहले 72 रुपीज़ मिलते थे, तो हमारी वैल्यू अब क्या हो गई है? बढ़ के 73 मिल गई है. तो हमारी वैल्यू क्या होगी है कंट्री की? कम हो गई है. परचेजिंग पावर पैरिटी कम हो गई है. तो इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है. इफ द होलसेल, तो इसका अगर परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी तो मतलब होलसेल प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज. और होलसेल प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. तो इन्फ्लेशन राइजेस बाय 100%. Double the price will have the purchasing power of rupee. Double the price they will have the purchasing power rupee. The money income remains constant, but हमारी money income ने constant लेट कर रखी है. Price rise in the price implies a 10% decrease in the purchasing power. तो हमारी 10% डिक्रीज हो जाएगी परचेजिंग पावर. तो हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू A2 माइनस A1 अपॉन A इंटू 100. इसका मतलब हमारा कितना डिक्रीज आया इन्फ्लेशन में, बट हमारा जो प्रीवियस ईयर था उसका बेस में क्या इन्फ्लेशन था? इंटू 100, राइट. A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला. तो ये था आपका चैप्टर. बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर था. ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. एक बार आपके पूरी क्विक रिवीजन चेक करवा देती हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या था. ओके, तो हम स्टार्टिंग से इसकी पूरी क्विक रिवीजन कर लेते हैं. सारे फॉर्मूलेस को गो थ्रू कर लेंगे और सारी की सारी डेफिनेशंस को देख लेंगे. ओके, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था इंडेक्स नंबर्स. ओके,
तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, हमने डिस्कस किया था इसकी क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले इंडेक्स नंबर्स का मतलब, अगर पिछले ईयर के कंपैरिजन में हमारे प्राइजेस इंक्रीज़ हुए हैं तो उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ क्या होगी, इसमें हमने वो डिस्कस किया था, राइट। तो ये था इसका मीनिंग। इसमें हमने यही सब डिस्कस किया था कि अगर पिछले साल के कंपैरिजन में 2018 में हमारे प्राइजेस थे 100 एंड वो बढ़ के 2020 में हो गए हमारे 150, तो हमने उसका एक एवरेज लेना है। इसका एवरेज क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय प्लस 150 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारा 125। तो इंडेक्स नंबर्स में भी हम एवरेज प्राइस इंडेक्स को मेजर करते हैं, राइट। तो ये हमारा बताता है कि हमारा परसेंटेज चेंज क्या हुआ है हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स में बेस ईयर के कंपैरिजन में। बेस ईयर का मतलब, अगर P0 बेस ईयर का मतलब जो हमारा पिछले वाला ईयर था जिसको हम बेस बना के चल रहे हैं। एक ईयर होता है जिसको हम बेस बना के चल लेते हैं। तो ये आ गया हमारा बेस ईयर, और ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इस ईयर को करंट ईयर बना रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा करंट ईयर, राइट। फिर हमने डिस्कस की थी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से इंडेक्स नंबर्स के। फर्स्ट है कि रिलेटेड चेंजेस को बताता है कि इस ईयर के कंपैरिजन में अगर क्या चेंजेस हुए 17 और 18 में, तो ये चेंजेस को बताता है इसके कंपैरिजन में। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मेथड है। ये बताते हैं कि अगर प्राइस सारे के सारे कमोडिटीज़ के बढ़ गए तो ज़रूरी नहीं कि सारे कमोडिटीज़ के 7% इंक्रीज़ हो गए। हो सकता है कि फर्स्ट कमोडिटी के 7.5 इंक्रीज़ हो गए और सेकेंड के 6.8 हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा कौन सा मेथड है, एक्सप्रेसिव मेथड है। ओके, तो फिर था कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में। फर्स्ट इज़, हम पता नहीं चलता कि हम किस इंडेक्स नंबर्स को किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अगर जिस पर्पज़ के लिए बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा हमारा डाटा कलेक्ट होगा। तो जो हमारा पर्पज़ है पता नहीं चलता किसके लिए हम इंडेक्स नंबर बना रहे हैं। सेकेंड इज़ कलेक्शन ऑफ बेस ईयर। अगर हमें बताना है कि इसको हमें बेस ईयर बनाना है, इस ईयर को 2017 को और 18 के कंपैरिजन में, तो हमारा बेस ईयर पता नहीं चलता कि हमारा कौन सा ईयर होगा। तो अगर हम बेस ईयर को सिलेक्ट गलत कर देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा डाटा ख़राब हो जाता है। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होना चाहिए जो ज़्यादा लंबा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, और उसमें कोई इकोनॉमिक चेंजेस नहीं होने चाहिए पूरी कंट्री में। और फर्स्ट थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पता नहीं चलता कि हमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करना है, क्या हमें ये वाले को 5 को करना है या 3 को करना है, और 5-3 कौन से होने चाहिए। तो ये हो जाएगा पता नहीं चलता हमारा ये वाला गुड्स एंड सर्विसेज का। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्राइजेस। हमें पता नहीं चलता कि हमारे प्राइजेस क्या होने चाहिए। अगर हम डिफरेंट कमोडिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारी अगर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वीट, राइस, घी, तो पता नहीं चलता कि हम उनके प्राइजेस हम क्या सेलेक्ट करें, राइट। और फर्स्ट थर्ड इज़ एवरेज प्राइस। हम पता नहीं चलता कि हम एवरेज क्या सेलेक्ट करें, क्योंकि पिछले ईयर के कंपैरिजन में वो प्राइस बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। और थर्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम विद द कंस्ट्रक्शन इन द एवरेज कंस्ट्रक्शन इज़ मोर देन द एवरेज। क्या हो जाता है कि अगर हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हमारे प्राइजेस बढ़ गए, ये हमारा पिछले साल था और ये आ गया हमारा करंट ईयर, तो अगर हमारे प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए पिछले साल के कंपैरिजन में तो हमारा हो जाएगा इन्फ्लेशन की सिचुएशन, और अगर डिक्रीज़ हो गए हैं तो हो जाएगा हमारा डिफ्लेशन की प्रॉब्लम। और अगर हमें वेट असाइन करने डिफरेंट कमोडिटीज़ को, घी एंड हो गया हमारा क्लोथ, अगर हो गया हमारे शुगर, तो उसको वेट असाइन करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि हर एक टेक्निक एक अलग मेथड है वेट असाइन करने का, राइट। तो हमने सब डिस्कस कर ली थी चीज़ें। फिर आ जाएगा हमारी प्रॉब्लम्स थी एवरेज को हमने क्या सेलेक्ट करना है, क्योंकि पिछले ईयर के कंपैरिजन में हमारे प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं या तो डिक्रीज हो सकते हैं। फिर प्रॉब्लम थी कि हमने फॉर्मूला कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि फॉर्मूले 3 है इसे कैलकुलेट करने के। एक है हमारा लास्ट पे मेथड, सेकेंड इज़ आर फिशर मेथड, एंड फिर आ जाएगा हमारा पास्ट मेथड। तो इसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है कब। देन इज़ आर एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। हमारे कौन से एडवांटेजेस हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट चीज़ हम बताते हैं कि चेंज बताते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा कितना चेंज आया प्राइजेस में। से थर्ड नेक्स्ट इज हम बताते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चेंज आया, क्योंकि अगर प्राइजेस पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गए हैं और लोग फिर भी परचेज करें तो मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। तो ये बताता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस थे। फिर पता चलता है हमारा एडजस्टमेंट्स क्या थी अलाउंसेज या सैलरीज में, गवर्नमेंट को हेल्प होती है बताने में इसकी। फिर हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी हेल्पफुल था, क्योंकि ये प्रोडक्शन और प्लानिंग डिसीजंस में हेल्प करता है।
फिर पता चलता है कि हमारी प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स से पता चलता है कि हमारी प्रोडक्शन कैसी चल रही है पूरी इकॉनमी में, एग्रीकल्चर या तो इंडस्ट्रियल की। ओके, तो ये बताता है हमें ये सब चीज़ें। फिर था कि हमें पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन कैसी चल रही है हमारी फॉरेन ट्रेड की, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसा चल रहा है हमारी पूरी कंट्री में। पॉलिटिशियंस को बताता है कि ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या तो सजेशंस देता है हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इम्प्रूव करने के लिए। फिर आ जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट को हेल्प देता है कि फिजिकल पॉलिसीज़ को हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, या तो अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बनानी है उसको, इन्वेस्टमेंट की, आउटपुट की, या तो एम्प्लॉयमेंट की। ओके, फिर डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या थी इसकी, ये बिल्कुल ट्रू मेजर नहीं है कैलकुलेट करने का। ओके, इससे इंटरनेशनल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग मेथड है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का। फिर था कि टाइम के साथ साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हर एक टाइम में अलग हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका था कि एक लिमिटेड यूज़ के लिए यूज़ होती है ये वाला मेथड। फिर आ जाएगा लैक ऑफ रिटेल प्राइस, पता नहीं चलता कि हमारी रिटेल प्राइस क्या चल रही है। ओके, तो ये आ जाएगा इसका नेक्स्ट वो डिफ़िकल्टी। फिर हमने डिस्कस किया था कि सिंपल एवरेज क्या होता है और वेटेड क्या होता है। सिंपल का मतलब हम सारी कमोडिटीज़ को एक जैसा वेट देते हैं, और वेटेड का मतलब अलग अलग वेट देते हैं हमारे हर एक कमोडिटी को। फिर हमने डिस्कस किया था कि मेथड कौन कौन से हैं। फर्स्ट था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव में आ जाएगा P01, इसको हम रीड करते हैं 1/0। इसका मतलब जो हमारा करंट ईयर प्राइस था डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100, राइट। तो हमने इसमें डिस्कस किया था इसका मतलब करंट ईयर प्राइस P1 का, इसका मतलब बेस ईयर प्राइस इंटू 100। फिर हमने इसका एक फॉर्मूला मेजर किया था डिस्कस। फिर हम डिस्कस किया था कि जो हमने सिंपल एग्रीगेट तो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था सिंपल एवरेज क्या होता है। सिंपल एवरेज का मतलब हमने हर एक आइटम का अलग अलग निकालना है और डिवाइड कर देना है n नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, हर एक आइटम का अलग अलग निकलेगा, जैसे इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, फिर डिवाइड बाय n। फिर हमने डिस्कस किया था वेटेड एवरेज को कैसे कैलकुलेट करना है। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला था P01 इज इक्वल टू RW डिवाइडेड बाय W। R का मतलब रिलेटिव एवरेज डिवाइडेड बाय W। ओके, तो इसका हमने हर एक आइटम का अलग अलग R निकाला है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए W से डिवाइडेड बाय W। फिर एग्रीगेट मेथड हमने डिस्कस किया था लास्प्रे मेथड, पास्चे मेथड एंड फिशर मेथड। लास्ट मेथड में आ जाएगा इसका तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा P1 P0, बस यहाँ पे आ जाएगा इसका करंट बेस ईयर का क्वांटिटी, इसमें आ जाएगी करंट ईयर की क्वांटिटी। फिर फिशर में हमने क्या किया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट निकाल दिया था। फिर ये एक आइडल मेथड है फिशर मेथड, क्योंकि दोनों की क्वांटिटीज़ लेता है, इन दोनों मेथड्स की। इन दोनों जो करंट ईयर है इसका भी क्वांटिटी लेगा और बेस ईयर की भी क्वांटिटी लेगा। ये आइडल इसलिए क्योंकि ये दोनों की क्वांटिटी देता है और इससे हमें मीन पता चल जाता है। मैंने डिस्कस किया था कि इंडेक्स नंबर के बारे में और डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। फिर हमने इलस्ट्रेशन कैलकुलेट करी थी कि कैसे निकालना है। पहले हमने पास्चे निकाला, फिर फिशर निकाला, पास्चे निकाला, फिर लास्ट पे निकाला, उस दोनों को अंडर रूट करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। कस्टमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग उनकी जो कस्टमर्स की परचेजिंग पावर है वो भी डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है। तो हमने डिस्कस किया था कि कितनी इंक्रीज़ होती है उनकी परचेजिंग पावर, तो ये इसमें पता चलेगा कस्टमर प्राइस इंडेक्स में। इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है, पहले हमें एक कंज्यूमर क्लास सेलेक्ट करनी है। ये हो सकता है वो एग्रीकल्चर लेबर्स हों, इंडस्ट्रियल लेबर्स हों। फिर हम बताना है कि उसका फैमिली बजट क्या है, वो कितना अमाउंट स्पेंड करती है उन कमोडिटीज़ पे, कैसी कमोडिटीज़ कंज्यूम करती है, उनका प्राइस क्या रहता है कमोडिटीज़ का, राइट। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। फिर हमने डिस्कस करी थी इंपॉर्टेंस कौन सी है कैलकुलेट करने की, इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है। इसका सेम मेथड है लास्ट प्रे की तरह। इसमें हम लेंगे करंट ईयर बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को। ओके, तो इसमें आ जाएगा CPI कैलकुलेट करने के लिए RW डिवाइड बाई W। R का मतलब रिलेटिव प्राइस, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इंटू W, उसका हम कर देंगे सम। ओके, फिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे आता है। फर्स्ट आ जाएगा कि प्राइस की पॉलिसीज़ को कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की, फिजिकल पॉलिसीज़, टैक्सेशन या फिजिकल पॉलिसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़, या तो हमें पता चलता है वेज एडजस्टमेंट्स की, पता चलता है कि कहाँ पे हमें वेज की एग्रीमेंट की ज़रूरत है। फिर पता चलता है कि प्राइस की रियल वैल्यू क्या है हमारी मनी की। फिर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी हमारा कंस्ट्रक्शन करना है। ओके,
हमारा था कि जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको हमने अलग अलग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बांटना है। फिर उन्होंने डिस्कस किया था कि प्राइस इंडेक्स का क्या मीनिंग है, होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंग, राइट। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, फर्स्ट यूज़ होता है डिमांड और सप्लाई को फोरकास्ट करने में, कितनी डिमांड हो रही है कितनी सप्लाई हो रही है। अगर डिमांड ज़्यादा सप्लाई तो मतलब एक्सेस डिमांड, सप्लाई ज़्यादा तो मतलब एक्सेस सप्लाई। और फिर हमने डिस्कस किया था कमीशन ऑफ ऑडिटरी वैल्यू में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारा इंक्रीज़ या हुआ है तो डिक्रीज़ हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इसका फॉर्मूला था ये Q0/Q1 डिवाइड बाई W। और इन्फ्लेशन का हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन की हेल्प से इंडेक्स नंबर्स में क्या डिक्रीज़ आता है। इसका फॉर्मूला था A2 - A1 डिवाइड बाई A इंटू 100। तो चैप्टर बहुत सिंपल था, काफ़ी सिंपल चैप्टर था, पूरा मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया है। पार्ट ए और पार्ट बी में अच्छे से रिवाइज़ करवाया और लास्ट में एक बार एक गो थ्रू दे दिया। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी अगर कोई नोट चाहिए किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन बैंक चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ इसमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। ओके, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, और आपको हेल्दी रहना है, राइट। और आपको अच्छे से फूड लेना है, वाटर ड्रिंक करना है, और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। पढ़ाई के चक्कर में अपनी हेल्थ को हार्म नहीं करना, राइट। तो ये था आपका आज का कंसेप्ट। तो होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और एडुग्रोन को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ गुड डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।